गणित का इतिहास। नाम से आपको स्पष्ट हो रहा कि हम आगे क्या पढ़ने वाले। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ, गणित का इतिहास। गणित का इतिहास होता क्या है ये तो हमें नहीं पता कि गणित के इतिहास के बारे में कि वो कब प्रारंभ हुई और कब किसने किया, इतनी जानकारी हमें प्राप्त तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, गणित विज्ञान एवं तकनीकी का एक मेरुदंड है। अतः वेदांत ज्योतिषी में लगत ने उसे संस्कृत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था, जिसके श्लोक को मैं आपको पढ़कर एक बार बताना चाहूँगा। ठीक है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वत् वेदांत शास्त्राणाम गणितम मूर्ध निश्चितम। अर्थात सभी वेदांत शास्त्रों में शीर्ष पर गणित के प्रकार सुशोभित, जैसे मोर के सिर पर शिखा और सर के फन पर मणि सुशोभित होती है। इस श्लोक के माध्यम से ऋषि लगत ने गणित के इतिहास को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था। अगर हम गणित के इतिहास में जाते हैं तो गणित का भारत में योगदान विशिष्ट तथा विश्व प्रसिद्ध थी। प्राचीन काल से हम भारत में गणित के विभिन्न शाखाओं पर कार्य किया है। ये हुई आपकी गणित की छोटी सी इतिहास के बारे में जानकारी है। इसके आगे हम पढ़ते हैं शून्य का आविष्कार। शून्य का आविष्कार, शून्य की संकल्पना वेदों में खम ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 इस ऋचा में खम शब्द का उपयोग हुआ था। खम शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य से होती है। ज्योतिषी आदि ने ग्रंथों में खम शब्द का शून्य के अर्थ में प्रयुक्त किया गया था। आगे मैं बताना चाहूँगा शून्य के आविष्कारों के बारे में कि शून्य के श्रेय सबसे पहले किसको दिया गया था। शून्य शब्द की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि को 50 ईस्वी पूर्व ही प्राप्त हो गई थी तथा पिंगल को 200 ईस्वी पूर्व ही प्राप्त हो गया था। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गृत्समत ने किया था। यह माना जाता है कि वैदिक गृत्समत ने भी शून्य के आविष्कार के बारे में कुछ उल्लेख अपने शब्दों में दिए थे। ठीक है, शून्य के लिए एक चिन्ह निश्चित करने का सर्वप्रथम साक्ष्य बक्साली पांडुलिपि को 300 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व पाया जाता है। प्राचीन भारत में अंकीय पद्धति में शून्य तथा इसके चिन्हों का योगदान भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये हुई आपकी शून्य के आविष्कार के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं गणित के भाग। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है गणित के भाग, जिसमें सबसे पहले आपका अंकगणित। अब अंकगणित क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। अंकगणित गणित की एक प्रमुख शाखा होती है जिसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में निरंतर उपयोग में लाते हैं। कहीं भी हम जाते हैं तो हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं। जैसे सामान भी लेते हैं या कुछ भी क्रिया करते हैं तो उसमें हम अंकगणित का उपयोग जरूर करते हैं। ठीक है, अंकगणित को अंकगणित की आधार एक अंक प्रणाली है जिसमें हम शून्य का महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ठीक है, ये हुई अंकगणित के बारे में। उसके आगे हम बताते हैं अंकगणित के तहत अंक पद्धतियाँ, स्थानीय मान और भारतीय अंकों का इतिहास। सबसे पहले मैं अंक पद्धति के बारे में बताना चाहूँगा। विश्व में विभिन्न देशों में प्राचीन काल से ही संख्या लेखन में अलग अलग पद्धतियाँ प्रचलित थी, जैसे कि देवनागरी, रोमन और हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली। ठीक है, ये तीनों पद्धतियाँ विश्व में प्राचीन समय में बहुत अत्यधिक प्रचलित थी। एक बार फिर मैं बोल के बताना चाहूँगा तीनों पद्धतियाँ देवनागरी, रोमन और हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली। ठीक है, प्रोफेसर गिन्सबर्ग कहते थे कि लगभग 720 ईसा पूर्व उज्जैन के एक हिंदू कंक को बगदाद प्रसिद्ध दरबार में अब्बा सईद खलीफा अल मंसूर ने आमंत्रित किया था, जिस तरीके से आमंत्रित करने के कारण
हिंदू अंकन की पद्धति अरब पहुंच गई थी। हिंदू अंकन की पद्धति कहाँ पहुंच गई थी? अरब पहुंच गई थी, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे अब्बास सईद खलीफा अलम मंसूरी ने कंग बगदाद को वहाँ आमंत्रित किया था और कंग बगदाद ने ही वहाँ अरब में हमारे हिंदू अंकन की पद्धति को समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, कंग ने हिंदू ज्योतिषी विज्ञान तथा गणित अरब के विद्वानों को भी वहाँ पढ़ाया था और कंग की सहायता से उन्होंने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत की का अरबी में भी अनुवाद किया था। तो ये हुई आपका अंक पद्धति के बारे में कुछ जानकारी। अब हम पहुंचते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान के बारे में आपने पिछली क्लासेस में बहुत जानकारी प्राप्त की थी, जिसके तहत किसी भी संख्या को शून्य से सहित 10 अंकों में व्यक्त किया कर शून्य से लेके 10 अंकों तक हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं और व्यक्त कर प्रत्येक अंक का एक निरपेक्ष मान स्थानीय मान देने के लिए कारण या अंक पद्धति, वैज्ञानिक अंक पद्धति या स्थानीय मान आधुनिक संख्या प्रणाली कहलाती है या उसकी विशेषता को बताती है। स्थानीय मान आपने पिछली क्लासेस में बहुत सारे संख्याओं के स्थानीय मान ज्ञात किया था, उसी के बारे में आपका छोटी सी जानकारी स्थानीय मान के बारे में हमने बताया है। इसके आगे आप देखते हैं भारतीय अंकों का इतिहास। भारतीय अंकों का इतिहास के तहत बहुत सारे प्रणालियां प्रचलित थी, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला है हमारा खरोष्ठी प्रणाली, जो 4वीं शताब्दी तक प्रचलित थी। दूसरा है आपका ब्राह्मी प्रणाली, जो 3री शताब्दी तक प्रचलित थी। और तीसरा है आपका ग्वालियर प्रणाली, जो 9वीं शताब्दी तक प्रचलित थी। इसके आगे आप देख सकते हैं चौथी प्रणाली हमने लिखा हुआ है देवनागरी प्रणाली, जो 11वीं शताब्दी तक प्रचलित थी। आगे है आपका 5वीं आधुनिक प्रणाली, जो अब तक प्रचलित है, आगे प्रचलित रहेगी। जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो प्रणाली हम पढ़ रहे हैं, वही है आपकी आधुनिक प्रणाली। इसके आगे मैं बताना चाहूँगा 4वीं शताब्दी से 2री शताब्दी तक के खरोष्ठी के अंकों को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता था। देख सकते हैं आपको हमने कुछ अंक दिए हुए हैं, जिसको हमने कुछ शब्दों में नियुक्त किया हुआ है, कुछ शब्दों में प्रदर्शित किया हुआ है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 10 की घात 11, जिसको हमने न्यूनतम अंक के नाम से प्रदर्शित किया था। दूसरा है आपका 10 की घात 21, जिसको हम उत्संग के नाम से प्रदर्शित किया था। तीसरा है आपका 10 की घात 21, जिसे हमने हेतु हिलम के नाम से प्रदर्शित किया था। उसी तरीके से 10 की घात 40 है, जिसको हमने नित्यवादन के नाम से प्रदर्शित किया था। और 10 की घात 53 है, जिसे हमने तलक्षणा शब्द के साथ प्रदर्शित किया था। आगे हम पढ़ते हैं पूर्णांक परिचय के बारे में। पूर्णांक परिचय क्या होती है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पूर्णांक परिचय के बारे में। हम पुराने समय में अंकों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए विभिन्न वैज्ञानिक, विभिन्न गणितज्ञ जो थे, पुराने गणितज्ञ थे, वो शब्दों के माध्यम से, शब्दार्थ के माध्यम से अंकगणित को की गणना करते थे। शब्दों के माध्यम से, शब्दार्थ के माध्यम से अंकगणित को वो लोग क्या करते थे? गणना करते थे, जिसे हम पूर्णांक परिचय का नाम दिया है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से श्रेय आर्यभट्ट को जाता है। इसके आगे हम पढ़ते हैं बीजगणित के बारे में। बीजगणित आप जानते हैं कि बीजगणित जिस तरीके से हमने अंकगणित के बारे में पढ़ा था, अंकगणित में हम पढ़े थे एक निश्चित मान को निकालना, ज्ञात राशि को ज्ञात करना। निश्चित मान को निकालना, ज्ञात राशि को निकालना हमने अंकगणित में पढ़ा था, जिसमें हमने शून्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उसी तरीके से बीजगणित में हम अज्ञात राशि की पहचान करते हैं। ठीक है, अज्ञात राशि की पहचान करते हैं, वही आपकी कहलाती है बीजगणित। ठीक है, आगे हम बताते हैं रेखा गणित के बारे में। रेखा गणित भारतीय गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने पर हमें पता चलता है कि वैदिक काल में ही रेखा गणित की नींव बढ़ ली गई थी। ठीक है, वैदिक काल में ही गणित की जानकारी कल्प नामक वेदांग में शूल्य सूत्रों के रूप में हमें प्राप्त होती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, शूल्य सूत्रों के नाम से ही हमें प्राप्त होती है। ये हुई आपकी रेखा गणित। इसके आगे मैं रेखा गणित के बारे में और कुछ बताना चाहूँगा। वेदी के मापन में प्रयुक्त को हम शूल्य कहते हैं और सूत्र का अर्थ होता है जानकारी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना। संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना। ये हुई आपकी रेखा गणित की कुछ जानकारियाँ। बोधायन प्रमेय।
बोधायन प्रमेय, इसमें हम पढ़ेंगे एक आयत के बारे में। ठीक है, आप अच्छे से परिचित है। चतुर्भुज का एक प्रकार होता है आयत, सबसे पहला प्रकार होता है। ठीक है, आयत, जिसमें हम पढ़ेंगे बोधायन प्रमेय के बारे में, जो गुण को प्रदर्शित करती है आयत के भुजाओं में, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, एक आयत के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होती है। वर्गों के क्षेत्रफल के योग की क्या होती है? बराबर होती है। और आयत का विकर्ण आयत के दो समकोणिभुज में विभाजित करता है तथा समकोणिभुज के कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होती है। वह कहलाती है आपका बोधायन प्रमेय। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। एक बार मैं फिर पढ़ के बताना चाहूंगा कि एक आयत के विकर्ण पर बने वर्गों का क्षेत्रफल आयत के दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होती है। ठीक है, और आयत का विकर्ण आयत के दो समकोणिभुजों में विभाजित करता है तथा समकोणिभुज में वर्ग का समकोणिभुज में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये हुई आपका बोधायन प्रमेय। इसके आगे मैं बताना चाहूंगा पाई का इतिहास। पाई का इतिहास, सबसे पहले पाई का इतिहास का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। ठीक है, वो पहले गणितज्ञ थे जिसने पाई के इतिहास के बारे में हमें बताया था। ठीक है, जिन्होंने परिधि और व्यास की अनुपात अर्थात पाई का लगभग परिमित मान निकाला। ठीक है, पाई का लगभग परिमित मान निकाला था, जिसको मैं लिख के बताना चाहूंगा। पाई हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं और ये उसका चिन्ह है पाई। तो पाई बराबर परिधि बटा व्यास। पाई बराबर क्या होता है? परिधि बटा व्यास। ठीक है, तो सबसे पहले पाई के इतिहास के बारे में आर्यभट्ट ने हमें बताया था। ठीक है, जिसमें परिधि और व्यास के अनुपात का एक लगभग मान निकालने का तरीका हमें बताया था। इसके आगे मैं बताना चाहूंगा भास्कराचार्य के बारे में, जिन्होंने भी पाई के इतिहास के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दी थी। ठीक है, पाई के इतिहास के बारे में सबसे पहले हमें आर्यभट्ट ने ही जानकारी दी थी। दूसरा, भास्कराचार्य ने भी हमें पाई के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दी थी। ठीक है, पाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी भास्कराचार्य के द्वारा दिया गया था। ग्रंथ लीलावती में पाई का मान, ग्रंथ लीलावती में पाई का मान। ठीक है, कि किस तरीके से हम ग्रंथ लीलावती में पाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम भास्कराचार्य के तहत पाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। पाई के मान ज्ञात करने के लिए भास्कराचार्य ने बताया था व्यास को 3927 से गुणा कर और 1250 से भाग देकर, 3927 से गुणा कर और 1250 से भाग देने पर सूक्ष्म परिधि, 1250 से भाग देने पर सूक्ष्म परिधि होती है, अथवा 22 से गुणा कर 7 से भाग देने पर योग्य परिधि का स्थूल मान प्राप्त हो जाता है। योग्य परिधि का क्या मान प्राप्त हो जाता है? स्थूल मान प्राप्त हो जाता है। अर्थात भास्कराचार्य ने पाई का मान 22/7 के रूप में बताया था, जिसको भाग देने पर हमें दशमलव रूप में पाई का मान 3 दशमलव के 4 स्थानों तक प्राप्त होता है। ठीक है, दशमलव के 4 स्थानों तक